नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका महारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान आज से पूरी तरह अनलॉक हो गया और तीसरी लहर कम होने के बाद राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर लगाई सभी पाबंदियों को बुधवार से हटा लिया और वहीं 2 साल बाद ऐसा हुआ है और आज से प्रदेश भर में पहली से 5वीं तक के बच्चों के स्कूल भी खुल गए और स्कूल में ऑफलाइन क्लास के लिए पेरेंट्स की सहमति जरूरी है और पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा सकेगा और ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन भी रखना होगा और वही नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। और वहीं गृह विभाग ने 14 फरवरी को ही गाइडलाइन जारी की थी और शादियों से लेकर हर समारोह में अनलिमिटेड लोग शामिल हो सकेंगे और वहीं 250 लोगों की लिमिट आज से हटा दी गई और क्लब, रेस्टोरेंट, होटल, जिम, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स के लिए भी अब कोई संख्या तय नहीं है और 100% क्षमता से इनका संचालन हो सकेगा और बाहर से आने वालों के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या 72 घंटे के RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है और वहीं घरेलू हवाई यात्रा या ट्रेन से यात्रा कर प्रदेश में आने वाले सभी यात्रियों के लिए ये सारे नियम जरूरी है। और वहीं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और संगीतकार बप्पी लहरी का मुंबई में जुहू के क्रिटिकल केयर अस्पताल में निधन हो गया और करीब 69 साल के बप्पी लहरी पिछले काफी समय से बीमार भी चल रहे थे और पिछले साल अप्रैल में बप्पी दा कोरोना की चपेट में भी आए थे और डॉक्टरों ने बताया कि उनकी OSA के कारण मौत हुई है और बप्पी लहरी के निधन पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दुख जताया और सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा कि मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है और उनका असामयिक निधन संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिजनों और प्रशंसकों को संबल प्रदान करे। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव ने राजस्थान के पेरेंट्स का चैन छीन लिया है और युद्ध की आशंका को देखते हुए पेरेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे अपने बच्चों के लगातार संपर्क में और उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और यूक्रेन में मौजूद ट्रैवल एजेंट ने भी छात्रों को कहा है कि वो पैसे और अपना छोटा बैग तैयार रखें, कभी भी यहाँ से जाना पड़ सकता है। और वहीं इंडियन एम्बेसी ने वतन वापसी की सलाह दे दी है और दूसरी ओर वहाँ की यूनिवर्सिटी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर स्टूडेंट्स क्लास छोड़कर अपने देश लौटे तो एब्सेंट लगा दी जाएगी और वहीं ऑनलाइन क्लास बंद करके अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही और अगर यूनिवर्सिटी एब्सेंट लगा देती है तो स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाएंगे और यूक्रेन की LVIV नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ऑर्डर निकाला है कि कोरोना के मामले अब कम हो गए और अगर छात्र अपने घरों को जाना चाहते हैं तो ये उनका निर्णय है, मगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने पर उन्हें वापस आना होगा और ईस्ट यूक्रेन में इस तरह के हालात 2014 से हैं और तब से अब तक छात्र बिना किसी समस्या के यहाँ पढ़ते आए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हालत काबू में और साथ ही हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और अगर परिस्थितियां बदलती है तो हम छात्रों को सूचित कर देंगे और इस यूनिवर्सिटी में भी 2000 से ज़्यादा भारतीय छात्र पढ़ते हैं और इसमें राजस्थान के करीब 1200 स्टूडेंट्स शामिल हैं। और वहीं रेड धांधली की CBI जांच की मांग को लेकर जयपुर में विधानसभा कूच के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को धक्का देने पर सियासत गरमाने लगी है और मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान कई बीजेपी नेताओं के चोट भी आई है और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि पूनिया और मदन दिलावर को पुलिस वालों ने धक्के देकर बैरिकेड से गिरा दिया था और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने खुद को धक्का देते हुए पुलिस वाले का वीडियो ट्वीट कर शेयर किया है और उन्होंने लिखा कि यही धक्का 2023 में कांग्रेस की विदाई का कारण बनेगा और पूनिया ने आगे कहा कि रीट की CBI जांच की मांग को लेकर हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे, ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। दरअसल प्रदर्शन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और साथ ही विधायक मदन दिलावर दोनों बैरिकेड्स पर चढ़कर पार करने की कोशिश करने लगे और पुलिस ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया और इस दौरान सतीश पूनिया के हाथ और पैरों में चोटें आई हैं
जबकि मदन दिलावर कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गए थे। और पूनिया और दिलावर को चोटें आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोनों को संभाला, फिर वहीं पर धरना लगा दिया और आंदोलन के तुरंत बाद सतीश पूनिया विद्याधर नगर में एक अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी जांच करवाई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर भले ही पूरी तरह खत्म नहीं हुई हो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो गए और पहली और दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में भी राजस्थान में ब्लैक फंगस के केस आने लगे गए हैं। और राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल की नाक कान गला विंग के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। और पिछले 1.5 महीने में ब्लैक फंगस के 20 केस मिल चुके हैं। और राहत की बात यह है कि कोई केस क्रिटिकल नहीं है और वर्तमान में यहाँ 7 मरीज भर्ती हैं और 13 मरीजों को छुट्टी भी दी जा चुकी है। और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पवन सिंघल की माने तो इस बार जो केस आए हैं वो ज़्यादा गंभीर नहीं है और अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें फंगस दिमाग में फैल गया हो या आंख में बुरी तरह इफेक्ट किया हो। और डेल्टा वेरिएंट के समय सबसे ज़्यादा केस सामने आए थे और डेल्टा वेरिएंट से ग्रसित जिन कोरोना मरीजों का इलाज किया था उनको स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया गया था और स्टेरॉइड से शुगर लेवल भी बढ़ा और फंगस की बीमारी भी तेजी से फैली। वहीं असामाजिक तत्वों ने मंगलवार को फेसबुक पर लाइव होकर धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा और जेल में बंद उनके पति के साथ ही कुशवाहा समाज के साथ गाली गलौज किए और उन्होंने गाली गलौज कर धौलपुर विधायक पर निशाना साधा। और इसके बाद धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने बुधवार को फेसबुक पर पोस्ट कर जवाब दिया है। तो विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने पोस्ट कर कहा कि फेसबुक पर गाली देने वाले असामाजिक तत्व गटर की नाली के कीड़े हैं और उन्हें और उनके पति और समाज के लोगों ने डरना नहीं सिखाया। और उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के कलेक्टर शाम को पहुंचकर जवाब देंगी। और विधायक ने असामाजिक तत्वों को कलेक्टरेट पर आने के लिए कहा है। और कुशवाहा समाज के एक युवक ने कुछ दिन पहले फेसबुक पर अपने नाम के पीछे छतरे लिख दिया था और युवक ने कुशवाहा समाज को भगवान राम के बेटे कुश का वंशज बताते हुए छतरे लिखा था। और इसके बाद एक युवक ने कुशवाहा समाज को निशाना बनाते हुए गाली गलौज की। और 3 दिन पूर्व आरोपी की गिरफ्तारी हो जाने के बाद फिर से कुछ असामाजिक तत्वों ने कुशवाहा समाज को निशाना बनाया है। पिकअप सवार बदमाशों ने टूरिस्ट की गाड़ी का पीछा किया और इस दौरान उन्हें कार का पर हमला कर कांच भी तोड़ दिया गया और कार सवार टूरिस्ट ने जैसे तैसे अपनी जान तो बचाई और वहीं बदमाशों ने कार को टक्कर मारी और वहां से फरार हो गए। और सूचना मिलने पर मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, सरपंच और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। और वहीं मामला जोधपुर के ओसिया का है और जहां पर घटना मंगलवार देर रात करीब 11 बजे की बताई गई। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक परिवार मंगलवार को सच्चियाई माता के दर्शन करने आया था और देर रात वो आसपास घूमने चले गए। और वहीं बताया जा रहा है कि इस दौरान एक महिला कार ड्राइवर कर रही थी और ओसिया में एंट्री से पहले ही पिकअप में सवार बदमाशों ने कार रोकने का प्रयास किया और उन्होंने जैसे ही कार रोकी बदमाशों ने सरिया से कार पर हमला कर दिया और ये देख परिवार घबरा गया और वहां से स्पीड में गाड़ी दौड़ाई। और इस दौरान बदमाश उनका पीछा करते रहे और बचने के लिए उन्होंने गाड़ी ओसिया की तरफ मोड़ ली और उन्हें लगा कि बदमाश भाग गए और कुछ देर में वो दोबारा पीछा करते हुए दिखे। और इस पर कार में सवार लोगों ने होटल की तरफ कार को लेकर आए और सड़क किनारे कार छोड़ होटल में घुस गए। और इसके बाद भी बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने कार को 2 बार टक्कर मारी और वहां से फरार हो गए। वहीं जयपुर रेलवे स्टेशन आज एक ट्रेन का इंजन और डिब्बा पटरी से उतर गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय ट्रेन खाली थी और जो मेंटेनेंस के लिए यार्ड में जा रही थी। इसके चलते ना तो किसी तरह की जान हानि हुई। हालांकि इस घटना के बाद 3 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। जोधपुर सूरतगढ़ मारवाड़ जाने वाली ट्रेन करीब 1.5 से लेकर 3 घंटे की देरी से चली। और जयपुर रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन के इंजन की सर्विस के लिए ट्रेन यार्ड में जा रही थी और तभी तकनीकी खराबी के कारण इंजन और ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया।
और पटरी से उतरने के बाद ट्रेनों का मूवमेंट कुछ समय के लिए रोक दिया गया और इसके बाद टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रेन को वापस पटरी पर लाया गया और इस दौरान पटरियों पर लगी कुछ फिश फ्लैट भी टूट गई, जिसे ठीक करने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लगा। और रेलवे मंडल जयपुर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस दुर्घटना के कारण 3 ट्रेनें लेट चली थी। बजरी माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला की और ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर वहां से फरार हो गए और खिरनी चौकी इंचार्ज एएसआई सुरेश चंद और उनकी टीम हमले में बाल बाल बची है। और वहीं सवाई माधोपुरा के बोलनी थानाधिकारी एएसआई सुरेश चंद ने बताया कि खिरनी चौकी क्षेत्र दहलोद गांव में अवैध बजरी परिवहन किया जा रहा था और लीज ठेका कर्मियों ने त्रिलोक चंद के साथ क्षेत्र में बजरी वाहनों को देखकर रोकने की कोशिश की और 2 दर्जन से अधिक लोगों ने ठेका कर्मियों पर हमला कर उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की और पत्थरबाजी कर भागा दिया गया। और वहीं ठेका कर्मी की सूचना पर एएसआई सुरेश चंद में जाप्ते मौके पर पहुंचे और 4-5 ट्रैक्टर ट्रॉली चालक बजरी परिवहन कर रहे थे और पुलिस टीम के आते ही बजरी चालक इधर उधर भागने लगे और पुलिस टीम ने बमुश्किल एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है और जब्त वाहन की सूचना थानाधिकारी श्री कृष्ण मीना को देने के बाद पुलिस टीम खिरनी चौकी के लिए रवाना हुई और इस दौरान 2 दर्जन अन्य लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने आ गए और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से हमला बोल दिया और इस दौरान आरोपियों ने पत्थरबाजी भी की और पुलिस टीम ने बामुश्किल ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई और वहीं आरोपी पक्ष जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर फरार हो गया। बहरहाल बोलनी थाना पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और वहीं एक बुजुर्ग महिला के घर पर 12 से ज्यादा लोगों ने हमला कर और आग लगा दी और पत्थर और लाठियों से महिला और उसके बेटे की पिटाई कर दी गई और रास्ते के विवाद को लेकर तोड़फोड़ की गई और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटना 2 दिन पहले की बताई गई है और अब इसका एक वीडियो सामने आया और भीलवाड़ा के करेड़ा थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि चांदसेन गांव में रहने वाले 2 परिवारों में रास्ता को लेकर विवाद चल रहा था और एक पक्ष ने बुजुर्ग महिला करती देवी गुर्जर से मारपीट कर उसके घर को आग लगा दी और मामले में महिला ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है और बुजुर्ग महिला करती देवी गुर्जर ने बताया कि 2 दिन पहले वो अपने परिवार के साथ घर पर खाना बना रही थी और इस दौरान गांव के ही सहित 6 से ज्यादा लोगों ने उसके घर पर हमला कर दिया और हमलावरों ने घर पर पथराव कर आग लगा दी और घर में रखे 63,000 रुपये और जेवरात भी लूट लिए गए और बेटे नारायण गुर्जर के साथ भी मारपीट की गई और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।